मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बिजनेस एनवायरनमेंट करते हैं जो कि हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट 25 मार्क्स का है और इसके टोटल 3 चैप्टर हैं। उसमें से 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये हमारा 3rd चैप्टर है। ये भी अपलोड आज हो जाएगा। अब देखो मेरी बात, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा टोटल 12 पेज का चैप्टर है। इसमें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में एकदम कचरा दे रखा है। कचरा बोले तो वो चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती, इतनी ज़्यादा इन्होंने वो दे रखी है कि हमें याद वो नहीं करना बिल्कुल भी। हमें कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बेसिस पर हम पीछे के सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखो मेरी बात, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। सब लोग मेरे हिसाब से 11th-12th में पढ़ के आए होंगे, पर एक बार देख लो फिर भी। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या निकल रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो सराउंडिंग, किसी बिजनेस को करने का सराउंडिंग। कब भी अपन बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हम सराउंडिंग देखते हैं, हम एनवायरनमेंट देखते हैं कि क्या बिजनेस को स्टैब्लिश करने का ये सही समय है या नहीं है। जैसे अपन पहले प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री वो एकदम डाउनफॉल में चले गई, जो हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल में चले गई। अगर कोई अभी इस टाइम सोचे कि मैं एक है ना हॉल बनाऊंगा, म्यूजिक ये मूवी सिनेमा हॉल बनाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें लॉस में जाएगी। क्यों लॉस में जाएगी? क्योंकि अभी बिजनेस का जो सराउंडिंग एरिया है वो कोरोना से इफेक्टेड है, वो कोरोना से इफेक्टेड है। तो हमेशा हमें बिजनेस करने से पहले उसके सराउंडिंग देखना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। अभी कोरोना चल रहा है तो ये बिजनेस काम नहीं करेंगे, पर अभी कोरोना चल रहा है तो हम सैनिटाइजर बना के बेचेंगे, मास्क बना के बेचेंगे, तो ये बिजनेस काम करेंगे। तो हमें ये कैसे पता लगा? हमने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करा, हमने बिजनेस करने के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करा। उसने हमें बताया कि अभी कोरोना चल रहा है तो आप सैनिटाइजर बनाओ, आप अभी ये काम करोगे। अगर आप अभी मूवी हॉल खोलोगे तो वो लॉस में जाएगा, कोई देखने ही नहीं आएगा। क्यों देखने नहीं आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है। तो ये हमें किससे पता लगा? ये हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से पता लगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट यही चीज़ है, बिजनेस एनवायरनमेंट यही चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ो। बिजनेस इज मेड अप ऑफ सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स आर नोन एज एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो अभी मैं एक चार्ट से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आ गया। चलो ये चीज़ हो गई। अब देखो एक बिजनेस करने में इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक बिजनेस करने में, ये हमारा बिजनेस है, इसको करने के अंदर एक इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स तो वो होता है कि जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। फॉर एग्जांपल, कंपनी कैन कंट्रोल इट्स पॉलिसीज, कंपनी कैन मॉडिफाई इट्स पॉलिसीज, कंपनी कैन कंट्रोल देयर सेल स्ट्रैटेजी, कंपनी कैन कंट्रोल देयर मैनेजमेंट, कंपनी कैन कंट्रोल देयर ऑपरेशन, कंपनी कैन कंट्रोल देयर फिनेंस डिपार्टमेंट। सो the internal factors are those factors which can be controlled by the company or which can be controlled by the businessman। मतलब बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस करने का तरीका क्या है, बिजनेस के अंदर अपने सैलरी कितनी देनी है, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, ऑनलाइन करना है नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फैक्टर को अपन कंट्रोल कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन्हें इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन फैक्टर्स को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और बिजनेस दोनों चीज़ों से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से भी और इंटरनल फैक्टर से भी। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं वो अपन अभी देखते हैं। पहले रुको, अभी देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा सब समझ में आ जाएगा। पहली बात अपन ने समझाया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट यही होता है कि अभी क्या चल रहा है। अभी जीन्स का फैशन है और तुम लोग धोती कुर्ता बेचोगे तो उनकी सेल्स कम होएगी एज कंपेयर टू जीन्स। अभी फास्ट फूड का कल्चर चल रहा है कि सबको फास्ट फूड अच्छा है। अगर तुम फास्ट फूड की शॉप खोलोगे तो वो ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी एज़ कंपेरेटिव टू अगर तुम रोटी सब्जी की शॉप खोलोगे। तो ये सब चीज़ें हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडी से पता लगती है। अब देखो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट की, अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये किस चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज से इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया तो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी फ्रेम करी जिसके कारण
सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जिसको इफेक्ट करती है, इसका मतलब ये पॉलिटिकल तरीके से इफेक्ट हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले। ये सोशली इफेक्ट हो सकता है। सोशली कैसे कि अभी वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, वेस्टर्न क्लोथिंग चल रही है, तो उसकी चीज़ें ही चलेगी। तो ये सोशल क्या हो गया, वेस्टर्न चीज़ें अपन फॉलो कर रहे हैं। तो जो सोसाइटी के लोग अभी ट्रेंड होगा, जो ट्रेंड होगा, जो फैशन होगा, उसके हिसाब से ही अपना बिजनेस एनवायरनमेंट भी होगा। ये लीगल तरीके से हो सकता है। लीगल तरीके से कैसे, कि मान लो कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, उस पर गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, किसी पर्टिकुलर प्लास्टिक पर बैन लगा दिया, तो वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो फैक्ट्री बंद होने के कारण उसको लॉसेज हो गए। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जो लीगल डिसीजन आया, जो उसके बिजनेस एनवायरनमेंट में लीगल डिसीजन आया, वो उसके अगेंस्ट आया। तो लीगल भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। आज के ज़माने में जो ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें बेचेगा, उसकी सेल्स ज़्यादा होगी, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो प्रॉस्परस ज़्यादा होगा एज़ कंपेरेटिव टू जो 20 साल पुरानी चीज़ें बेचेगा, उसको सेल्स कम होएगी, उसका प्रॉफिट कम होएगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी कम होएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। जो टेक्नोलॉजी होगी, जिसका ट्रेंड चल रहा होगा, जिस चीज़ का फैशन चल रहा होगा, वही लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी बिजनेस को करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी सराउंडिंग्स देखनी पड़ती है। आज अगर कोई सिनेमा हॉल खोलेगा तो उसका सिनेमा हॉल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसका आंसर बिजनेस एनवायरनमेंट के पास है कि भाई कोरोना हो रहा है, सब कोरोना चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने लॉकडाउन कर रखा है, तो नहीं चलेगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आजकल मूवीज और का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, मूवीज देखना लोग बहुत पसंद करते हैं, एंड गेम देखना बहुत पसंद करते हैं, तो अपना बिजनेस होता प्रॉस्परस। तो ये सारी चीज़ों को अपन बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो मेरी बात, दो फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर तो होता है कि जो कंपनी के कंट्रोल में होता है, जो कंपनी के कंट्रोल में होता है, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की सेल स्ट्रैटेजी, कंपनी की पॉलिसीज़, ये सारी कंपनीज चेंज कर सकती है, कंपनी के कंट्रोल में होती है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, जो चीज़ कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कंपनी के कंट्रोल में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनीज कोरोना को ख़त्म कर सकती है, कंपनी के हाथ में है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टिक की फैक्ट्री को बैन कर दिया तो क्या कंपनी अपनी मर्जी से वापस प्लास्टिक की फैक्ट्री खोल लेगी? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो जो भी अपन ने डिस्कस करे थे ना, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे तो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। और इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। कंपनी के कंट्रोल में क्या नहीं है? ट्रेंड, फैशन। कंपनी की मर्जी से थोड़ी होगा कि मैं तो धोती कुर्ता बनाऊंगा तो धोती कुर्ता ही चलना चाहिए। भाई जब जीन्स का फैशन है तो तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी बना दी, तुम उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, तुम उसको ट्विस्ट नहीं कर सकते अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दी तो तुम्हें टैक्स रेट देनी पड़ेगी, तुम्हारे प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन, रेपो रेट, बैंकिंग रेट, ये सारी रेट अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर में मतलब समझ में आ गया होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। भाई कोरोना किसको पता था आएगा? तो अनसर्टेन होता है और चेंजिंग होता है। किसको पता है कोरोना जाएगा? किसको पता है लॉकडाउन खुलेगा? ये सारी चीज़ें चेंज होती है। अभी अनलॉक 1 हुआ है, अनलॉक 1 बोले तो धीरे धीरे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस प्रॉस्परस दोबारा हो रहा है, लोग अपनी शॉप्स दोबारा खोल रहे हैं, लोगों के धंधे दोबारा चालू हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग होता है और किसी को पता नहीं होता, अनसर्टेन होता है। किसको पता है आगे कोरोना से दोबारा लॉकडाउन होगा या नहीं होगा? किसी को नहीं पता। तो अब देखो मेरी बात, अब ये फैक्टर्स क्या है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अनसर्टेन होता है, किसी को नहीं पता। डायनामिक होता है, डायनामिक बोले तो चेंज होता रहता है।
एकदम सेम नहीं रहता। ऐसा नहीं कि 10 साल तक बिजनेस एनवायरनमेंट सेम रहेगा, हर दिन चेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स बोले तो इसकी स्टडी करना मुश्किल है। किसको पता है कि कोरोना कब खत्म होगा और कोरोना के बाद मैं अपनी शॉप्स कब खोलूंगा और मेरी सेल्स दोबारा वैसी होगी जैसी 1 साल पहले हुआ करती थी, मेरे को प्रॉफिट दोबारा वैसे होगा जैसे 1 साल पहले हुआ करता था। तो इसकी स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, किसी को पता नहीं है कि कैसे होगी। और ये रिलेटिव है, रिलेटिव बोले तो कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है, ये सबके लिए सेम नहीं है। सबके लिए सेम कैसे नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया फैक्ट्री के अंदर, ये हमारा प्लास्टिक बैन के लिए, तो जो प्लास्टिक बैन वाली, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्रीज है ना, उनको फर्क पड़ेगा, पर जो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्रीज है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अगर कोई आज की डेट में सैनिटाइजिंग वाली कंपनी है जो सैनिटाइजर बनाती है, उसको आज के बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई भी लॉस नहीं हुआ, वो तो प्रॉफिट में जा रही है। और जो बाकी इंडस्ट्रीज थी जो हमारे क्लोथ बनाती है, जो बाकी चीज़ें बनाती है, जो यूटेंसिल्स बनाती है, कुछ भी बनाती है, उनको तो लॉस ही लॉस हो रहा है, उनकी तो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। मतलब एक के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, सैनिटाइजर वालों के लिए आज का बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे अच्छा है, पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे अच्छा है, और वहीं और लोगों के लिए सबसे गंदा है, क्योंकि सबसे पहली बार लॉकडाउन हुआ है, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जा चुके हैं, कोई लेबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब कंपनी टू कंपनी डिफर करता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखो, बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है, दोनों का काफ़ी लिंक है ना, बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ है, स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर वही होते हैं कि जो सिर्फ आपको इफेक्ट करे, जैसे कि आपकी पॉलिसीज, आपकी स्ट्रैटेजी, वो सिर्फ आपकी वजह से है। और जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो सारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। मतलब गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट का लॉकडाउन डिसीजन, सारे बिजनेसेस को इफेक्ट हुआ है। तो ये जनरल फैक्टर्स होते हैं और ये स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट कर लिया, क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कर लिए और फीचर्स कर लिए। अब देखो ये वाली टेबल देखो, इंटरनल फैक्टर्स तो वो हो गए जिससे जो हम पे हमारे कंट्रोल के अंदर है, ये तो कंट्रोल में है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स है नॉट इन कंट्रोल, कोई पॉलिटिकल नॉट इन कंट्रोल। देखो सोशो को कोई ट्रेंड, फैशन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल डिसीजन अगर हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या लिखा है, इन अ बिजनेस इंटरनल एनवायरनमेंट इज इन कंट्रोल ऑफ कंपनी वाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ कंपनी। इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी के कंट्रोल में होता है और वहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। अब देखो ये अपन ने कर लिया, ओवरव्यू कर लिया, फीचर्स कर लिए। अब देखो ये जो डेफिनेशंस होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आपको नाम से पूछेंगे ये डेफिनेशन किस ऑथर की थी। तो 2 ही डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं है, किसी ना किसी ट्रिक से है ना इन 2 डेफिनेशन का लिंकेज याद कर लो कि भाई ये कैट डेविस है। कैट डेविस ने क्या बोला है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन इवेंट्स दैट इन्फ्लुएंस एंड दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है, वही थ्योरी लिख रखी है। और एंड्रस ने क्या बोला है, द एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी is the pattern of all the external influence that affects its development and life। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, प्योर थ्योरी है, लिंक याद कर लो, ऐसे याद कर लो। इसने एग्रीगेट के बारे में बोला था और इसने कुछ लाइफ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात बोली थी एंड्रूस ने। तो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट का ये वाला एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हो गए, ये हो गए। अब देखो मेरी बात, अपन ने फर्स्ट पेज कर लिया, फीचर्स कर लिए, सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, डायनामिक होता है, इंटरचेंजिंग होता है, ये होता है, वो होता है, अपन ने ये सारा कर लिया। अब देखो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, देखो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बोलो या डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट बोलो, वही है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल होती है हमारी इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, रेपो रेट बढ़ा दी। पॉलिटिकल होती है, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। सोशो हो गई, जो हमारा ट्रेंड हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, फास्ट फूड का ट्रेंड चल रहा है,
रहा है, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया और लीगल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हो गए। और इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए, कंपनी की खुद की पॉलिसीज़, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे नहीं दे रहे, बोनस दे रहे नहीं दे रहे, इंक्रीमेंट दे रहे नहीं दे रहे, तो वही लिखा है देखो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो क्या लिखा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पॉलिटिकल बॉडी स्टेट्स दैट अ कंपनी मस्ट इंक्लूड अ सर्टेन केमिकल इन इट्स प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिफर्स। देखो इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको ये वाला केमिकल किसी प्रोडक्ट में बनाना है, तो वो केमिकल के प्राइस लगेगी, तो वो कंपनी किससे वसूलेगी, लोगों से, अपन से वसूलेगी, और अपन उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो वो लॉस में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया कि ये मैंने आपको सब बता दिया। सोशल फैक्टर्स हो गए कि अभी जीन्स का चल रहा है, पैंट्स का कल्चर चल रहा है, तो वही चीज़ अभी चलेगी। टेक्नोलॉजिकल हो गया, कंप्यूटर्स को कोई नहीं खरीदता आज के ज़माने में, आप सब लैपटॉप्स खरीदते हैं, तो कंप्यूटर की सेल अपने आप कम हो गई। क्यों कम हो गई, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण कम हो गई। और लीगल फैक्टर्स, कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, कुछ वो कर दिया, तो ये सारे अपने फैक्टर्स हो गए। अपन ने पेज 1 कर लिया, ठीक है, अपन ने 3 पेज कर लिया इसके। अब आगे चलो, आगे क्या है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। देखो मेरी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, अब देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखते हैं। देखो मेरी बात, सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन डीसी में है, और उसका हेड कौन है, डेविड मैलपैस है। हेड कौन है, डेविड मैलपैस है, और हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में। ये वर्ल्ड बैंक कब निकालता है, जनरली 31 अक्टूबर के करीब रिपोर्ट निकालता है। जनरली 31 अक्टूबर के करीब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है। कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। नाम क्या है रिपोर्ट का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मतलब से क्या आ रहा है, पूरी दुनिया में किस कंट्री में बिजनेस करना, बिजनेस सेटअप करना और बिजनेस ऑपरेट करना सबसे आसान है, उसका पैरामीटर है ये, उसका पैरामीटर है। मतलब इट इज द रिपोर्ट टू मेजर दैट इन अ पर्टिकुलर कंट्री हाउ इजीली अ बिजनेस कैन बी सेटअप एंड कैन बी फंक्शन। मतलब पूरी दुनिया के अंदर किस कंट्री में बिजनेस सेटअप करना आसान है और बिजनेस को फंक्शन करना, बिजनेस को फ्लो में लाना आसान है, उसका पैरामीटर है ये। और उसमें इंडिया की रैंकिंग पहले 100 थी, अब 77 हुई और अब 63 हो गई। देखो मेरी बात, इंडिया की रैंकिंग क्या है, पूरी दुनिया में से कितनी कंट्रीज में से 190 कंट्रीज की रैंकिंग निकालते हैं। कितनी कंट्रीज की निकालते हैं, 190 कंट्रीज की रैंकिंग निकालता है वर्ल्ड बैंक। इंडिया की पहले 100 थी, 23 प्लेसेस क्लाइम करके 77 आई। अरे भाई जितनी रैंकिंग होगी उतना अच्छा होएगा ना, ये बात तो समझ में आती है ना, कि अगर 1 2 3 4 ऐसे करके अगर 50 हुई और ये 190 आई, तो रैंकिंग जिसकी इस नंबर जो 1 पे होएगा वहाँ पर बिजनेस बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो 1 पे 2-3 साल से कौन रह रहा है, न्यूजीलैंड रह रहा है। 1 पे 2-3 साल से कौन रह रहा है, न्यूजीलैंड ले रहा है। तो न्यूजीलैंड में बिजनेस और करना बहुत आसान है। इंडिया की पहले रैंकिंग थी 100, उसके बाद इंडिया की रैंकिंग 77 हुई और आज की डेट में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 63। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 63। कितने में से, टोटल 190 कंट्रीज में से 63 रैंकिंग है। दोबारा देखो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। क्या नाम है इस इंडेक्स का, इस इंडेक्स का मतलब है कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा बिजनेस कहाँ पर सेटअप हो सकता है और कहाँ पर बिजनेस को सेटअप करना आसान है, उसका पैरामीटर है ये इंडेक्स, जिसमें 190 कंट्रीज की इंडेक्स निकलती है। इंडिया की पहले रैंकिंग थी 100, हमारे मॉड्यूल में दे रखी है 77 और आज की डेट में कितनी हो गई, 63। मतलब बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, 1 साल हो गया। हमारी मॉड्यूल का कंटेंट 1 साल पुराना है, उसके डेटा 1 साल पुराने हैं। तो पहले 100 थी, फिर 77 हुई। अपने मॉड्यूल में क्या दे रखी है, 77। ICSI ये दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं देगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो अगर ये हुआ तो ये कर देना, ये हुआ तो ये कर देना, और दोनों साथ में आई तो अपन लेटेस्ट वाला करेंगे। दोबारा सुनो,
ICICI कभी भी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा, ये 1 साल पुरानी है, ये आज की डेट में है, तो अगर ये आए तो ये कर देना, ये आए तो ये कर देना, अगर दोनों आए तो भी यही करना, क्योंकि लेटेस्ट तो हमारी 63 ही है। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है 63, कितनी कंट्रीज में से 190 कंट्रीज में से। कौन इशू करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन, इसका हेड कौन है? डेविड मैलपास। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो, अब देखो मेरी बात, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, रेफर्स टू द रेगुलेटरी एनवायरमेंट इन द रिस्पेक्टिव कंट्री रिलेटेड टू द सेटअप एंड बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। ये बात अपन ने बता दी, ये बात मैंने आपको बता दी। हायर द रैंकिंग, लोअर द न्यूमेरिक वैल्यू, इजियर द बिजनेस टू सेटअप इन दैट कंट्री। अगर 1 रैंकिंग होगी तो 1 का मतलब लोअर हो गई न्यूमेरिक वैल्यू, और वहीं पर कंट्री में सबसे ज़्यादा बिजनेस करना आसान होगा। जैसे न्यूजीलैंड की रैंकिंग 1 है, तो न्यूजीलैंड में बिजनेस और करना बहुत आसान है, बिजनेस को स्टैब्लिश करना, बिजनेस को रन करना बहुत आसान है। तो अपन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय वर्ल्ड बैंक का डिस्कस कर लिया। अब देखो वर्ल्ड बैंक किन पैरामीटर्स पे जज करता है हर कंट्री को, वर्ल्ड बैंक किन पैरामीटर में हर कंट्रीज को जज करता है। पहले वर्ल्ड बैंक देखो, वर्ल्ड बैंक क्या देखता है कि वहां पर बिजनेस स्टार्ट करना आसान है या नहीं है। ठीक है, वहां पर लोकेशन एक्सेस करना, प्लॉट्स खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना आसान है या नहीं, ये चीज़ देखता है। फिर वर्ल्ड बैंक देखता है कि यार फिनेंस, वहाँ पर लोन लेना, क्रेडिट लेना, ये सारी चीज़ें आसान और ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। फिर वो देखता है कि डे टू डे फंक्शन करना, मतलब अगर हम बिजनेस सेटअप करेंगे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, अपने इंडिया के अंदर ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें देखता है। एनवायरनमेंट सिक्योर है या नहीं है, चोरी तो नहीं होती, दंगे तो नहीं होते, हमने बिजनेस एस्टैब्लिश करा और लूट के ले गया कोई, तो सिक्योर एनवायरनमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही, लेबर चीप है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है या नहीं है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, कंस्ट्रक्शन परमिट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन परमिट्स आसानी से मिलती है नहीं मिलती, लोन्स क्रेडिट बैंक से आसानी से और लो रेट पर मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अगर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, अगर मान लो कभी बिजनेस बंद हो गया, तो बिजनेस बंद होने के कारण वो जो दिक्कतें आती है कि भाई इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, वो प्रोसीजर आसान है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद ही वर्ल्ड बैंक रैंकिंग निकालता है। वर्ल्ड बैंक को ऐसा नहीं सपना आता है कि चलो इंडिया की रैंकिंग तो अब है ना 63 हो गई, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड बैंक इन सारे पैरामीटर्स को जज करता है। दोबारा बताऊँ, दोबारा सुनो, स्टार्ट बिजनेस करना आसान है या नहीं है, बिजनेस की लोकेशन को एक्सेस करना आसान है या नहीं है, लोन मिलना आसान है नहीं है, डे टू डे ऑपरेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं है, लेबर है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने का प्रोसेस सिंपल है या नहीं है, क्रेडिट लेने का प्रोसेस सिंपल है या नहीं है, और इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने का प्रोसीजर सिंपल है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को एक्सेस करने के बाद हमारा वर्ल्ड बैंक ये रैंकिंग निकालता है। सो दीज आर द पैरामीटर्स विच आर कंसिडर्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन इवेल्युएटिंग और रिलीजिंग द आर रैंकिंग। दीज ऑल पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड। ठीक है, अब देखो मेरी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर एक पोर्टल दे रखा है, ई संचित पोर्टल, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी से ई संचित पोर्टल निकाला है, जिसमें अपन ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इस पोर्टल के थ्रू बहुत आसान हो गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इतना जो रैंक का इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, 100 से 77, 77 से 66, ये कौन कर रहा है? ये मोदी गवर्नमेंट कर रही है। अब ये मत बोलना मैं बीजेपी का हूँ, मेरा आपको बताना मकसद है कि ये पहले 100 थी, आज की डेट में अगर 63 है तो ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग है। मेरे को आपको बताने में भी प्राउड आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने, और ये मैं नहीं बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर है, सॉरी। तो वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है? इंडिया अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर रहा है, इंडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग। किसके अंडर ट्रांसफॉर्म हो रहा है? मोदी जी के अंडर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब समझदार लोगों के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट
कुछ ना कुछ काम तो कर रही है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम तो कर रही है। एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जो हमारी इंसॉल्वेंसी होती है, इंसॉल्वेंसी को खत्म करने का पीरियड पता है कितना होता था पहले? अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अगर कोई कंपनी है ना आगे फंक्शन नहीं कर पा रही, तो उस कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर पहले 4.3 ईयर्स का था और आज के डेट में 180 डे का हो गया। क्यों हो गया? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आए। तो मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट काम तो कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, तभी उसको हर जगह से अप्रिसिएशन मिल रही है, हर जगह से अप्रिसिएशन मिल रही है। वर्ल्ड बैंक वरना किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। 100 रैंक थी पहले, कौन पूछता? आज 63 है और आगे प्रोजेक्शन है कि आगे रैंकिंग और बढ़ेगी, क्योंकि हर पैरामीटर्स पर, इन पैरामीटर्स पर काम हो रहा है, इसलिए रैंकिंग बढ़ रही है, हवा में नहीं बढ़ रही। इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट ने हर शहर, हर कोने में, पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की योजना बना के इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी बोर्ड बना के इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर हटाया। गवर्नमेंट ने ई संचित पोर्टल बना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आसान करा। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को सिंपल करा। गवर्नमेंट ने क्रेडिट लेने को, क्रेडिट देने को, सारे बैंक के जो प्रोसीजर्स होते हैं बिजनेस सेटअप करने में, उन सारे प्रोसीजर्स को आसान करने के अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करा। अब अपन इसको मॉड्यूल से भी देख लेते हैं, मॉड्यूल में क्या देख गिवन है। हाँ तो देखो आज काफ़ी डिस्टर्बेंस है। अब देखो अपन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर लिए, सारी चीज़ें अपन ने कर ली। अब आगे चलो। अब देखो तुम आगे चल के घबराना मत, क्योंकि हमें ये याद नहीं करना यार, मैं तो याद नहीं कराता। अब तुम्हारी मर्जी हो तो करो, तुम्हारी मर्जी हो तो नहीं करो, पर मेरे को मानते हो तो मत करो। अब ये देखो क्या कचरा लिख रखा है, ये इंडिविजुअल पैरामीटर की रैंकिंग बता रखी है कि इंडिविजुअल में कितने का चेंज आया, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, ग्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की ये चेंजेस याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है और इस पे क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। ये सब फालतू की बकवास दे रखी है। अब जो मेन टॉपिक था, जो मेन पॉइंट था, वो हमने बता दिया। अब ये पूरे चैप्टर में आगे 6 पेज का चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद पूरे 6 पेज उन्होंने ऐसे बकवास दे रखी है। कंस्ट्रक्शन पैरामीटर में मुंबई ने ये करा, दिल्ली ने ये करा है। कौन बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। DTF स्कोर इतना था, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर के अंदर ई संचित पोर्टल लॉन्च हुआ था, ये इंपॉर्टेंट लगा तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद का सारा बकवास दे रखा है। स्टार्ट ई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपन ने किसी में पढ़ा था, ये स्पाइस फॉर्म पढ़ा था, इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा था। तो स्पाइस फॉर्म क्या होता है? बहुत सारे फॉर्मों को मिला के एक ही फॉर्म बना दिया। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो सिर्फ इस फॉर्म को भरना होता है, तो ये स्पाइस फॉर्म हो गया। ये सारी चीज़ों को मर्ज करके स्पाइस फॉर्म बना दिया। अब ये डेटा स्टैटिक्स याद नहीं करनी, अगर इनमें कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो याद कर लो। असेस टू इलेक्ट्रिसिटी, वही दोबारा स्टैटिक्स आ गई, ये याद नहीं करनी, ये याद नहीं करनी। ओवरऑल रैंक याद करनी है, 100 थी, फिर 77 हुई और अब लेटेस्ट में 63 हो गई, ठीक है। और चाहो तो ये DTF याद कर लो, ये अब कितना है? 67.23 है। DTF कितना है? 67.23 है। अब चलो, DTF क्या होता है? डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर होता है DTF। ये देखो यहाँ लिखा DTF। ये ओवरऑल DTF अपना कितना है? 67.23 है बस। DTF का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टेंस टू फ्रंटियर। डिस्टेंस टू फ्रंटियर कितना है? अब क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, क्या इतना दिमाग नहीं लगाना। अब ये देखो, ये 8 पैरामीटर्स को कंबाइन करके इनकी रैंकिंग दे रखी है। अपन को ये दिमाग नहीं लगाना, अपन को जो हेडिंग है रैंकिंग की, सिर्फ उससे मतलब है जो 100 थी 77 हुई, फिर 63 समथिंग हुई, अपना ईज ऑफ डूइंग हो गया। अब देखो क्या होता है कि एक ये भी है, ये ईज ऑफ डूइंग वो था। अब देखो मेरी बात, वो भी यही था। और ईज ऑफ डूइंग क्या चीज़ है? ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेट्स। ये जो DPIIT है, ये स्टेट्स के साथ मिलके स्टेट्स को मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहे करने में, जिससे कि ओवरऑल उनकी रैंकिंग बढ़े। तो सिर्फ ये इतना सा पोर्शन पढ़ लो। ये अपना क्या है? DPIP। इसका फंक्शन क्या है? ये स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट होके उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में। जब हर इंडिविजुअल स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होएगी, तभी तो जाके पूरे इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव होएगी। तो ये DPIIT का फंक्शन पढ़ लो। अब भी दोबारा किस पे आ गया? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की असेसमेंट
इन्वेस्टमेंट में आ गया। जो अपन पीछे करके आ चुके हैं ना कि ये इंडिविजुअल ये फालतू की बकवास चालू कर दी, ये फालतू की बकवास चालू कर दी, इतनी स्टैटिक्स याद नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी। क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा, छोड़ देंगे, हम नहीं कर सकते इतनी स्टैटिक्स याद को। अब देखो मेरी बात, इसके बाद वो वर्ल्ड बैंक की ये अब इनिशिएटिव्स की बात कर रहा है कि इन टोटल ये जो 4 पेज है ना, इसमें इनिशिएटिव्स की बात करा है और इनमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अब तुम बोलोगे सर आप तो ऐसे कर रहे हो, सारे पेज एक ही बार में छुड़वा दिए, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इसके बाद के ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं पीछे के, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आए। द वर्ल्ड बैंक कब निकालता है? 31 अक्टूबर को निकालता है, ये अपन कर चुके हैं। ये जो अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है, कितनी कंट्रीज़ की होती है? 190 कंट्रीज़ की होती है। इंडिया की रैंक क्या? इंडिया की रैंक 77 है। और ये वाली कोट एग्रीगेट वाली किसने बोली थी? कोई केस नाम था उसका, कैटी क्या था, ये रहा कैट डेविस नाम था। अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए, मतलब अपन ने अगर पीछे के क्वेश्चन अपन ने 5 में से 4 हो रहे हैं, मतलब अपन ने बहुत कर लिया, अपन का सारा मेन कर लिया, आगे का कचरा ही है वो एकदम। अब देखो इसने क्या करा, स्टार्टिंग अ बिजनेस की रैंकिंग पूछ लिया। अरे भाई 15-20 रैंकिंग है, इंडिविजुअल सेगमेंट में बात करें तो इतनी तो अपन याद ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं याद करना। फिर भी 137 याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन के पीछे दे रखी है, और बाकी जो अपने मॉक हुए उनमें भी कोई इन डिटेल क्वेश्चन नहीं आया। तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, सर्टेन क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, कितने पैरामीटर्स को जज करते हैं, वो सारी बातें हो गई। अब ये है ना, इन टोटल इन्होंने इनिशिएटिव बता रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है। गवर्नमेंट ने स्पाइस फॉर्म का इंट्रोड्यूस करा है, जिससे कि जो बिजनेस है ना वो स्टार्ट करने में बहुत आसानी हो। इन कॉरपोरेशन फीस को जीरो कर दिया फॉर कंपनीज अप टू 15 लाख रुपीस है। अब यार इतनी चीज़ें थोड़ी याद हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, ये एज अ इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लो, ठीक है। गवर्नमेंट ने GSTI नंबर सबको दिया है, गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करा है, ये सारी बातें लिखी है। गवर्नमेंट ने पैन कार्ड को एलिमिनेट कराया, पैन कार्ड को इशू कराया, ये चीज़ें लिखी है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर परमिट्स के लिए क्या क्या करा है, ये सारे इनिशिएटिव लिखे, इतने इनिशिएटिव याद नहीं करने। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, इलेक्ट्रिसिटी में रिलैक्सेशन दिया है, क्रेडिट्स प्रोवाइड करे, प्रायोरिटी बेसिस पर क्रेडिट्स प्रोवाइड करे, टैक्सेस में रिलीवेशन दिया है। जो पहले हमारे इतने कॉम्प्लेक्स टैक्स हुआ करते थे, ये टैक्स वो टैक्स, उन सबके जगह सिर्फ GST ला दिया, तो टैक्सेस में रिलैक्सेशन हुआ है, कॉर्पोरेट इनकम के अंदर रिलैक्सेशन हुआ है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में हमारा ई संचित पोर्टल लॉन्च करा है, जिससे कि ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर हो सके शिपनेस के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट तो करती रहती है आए दिन, इतना थोड़ी हम कर सकते हैं। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड लॉन्च करिए गवर्नमेंट ने, जो कि इनके केसेस को देखती है, लोकल कोर्ट्स के अंदर ही देखती है। गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड इंट्रोड्यूस करा है, जो कि ये जो कंपनीज इंसॉल्वेंट होती है उनको या तो उनका क्लोजिंग करने में या इंसॉल्वेंसी से बाहर निकालने में मदद करती है। और वेरियस स्टेट्स ने भी तरह की स्कीम्स बताइए। स्टैटिक्स अपन को याद बिल्कुल नहीं करनी, सारी स्टैटिक्स दे रखी है। 21 स्टेट ने क्या करा, सिंगल विंडो सिस्टम करी, ये सारी चीज़ें तो अपन को पता है कि सिंगल विंडो सिस्टम आ गई। इंडस्ट्री में ये कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर दी, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी सप्लाई दे रहे हैं, ये सारे लाइसेंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें बकवास के दे रखी, इनमें अपन को कुछ नहीं करना। अपन ना मेन कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिया, तो अपन ने इसके हिसाब से ये चैप्टर भी कर लिया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने चैप्टर ऐसे ही हवा में उड़ाया है, तुम बुक में मॉड्यूल खोल के देखो, ये जो इसके बाद की सारी चीज़ें हैं ना ये अनइम्पॉर्टेंट है और अपने सारे पीछे के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। और अगर फिर भी डिमांड आएगी तो मैं एक और वीडियो में उनको भी कवर कर दूंगा थोड़े और ढंग से। पर मेरे को बिल्कुल नहीं लगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स पे क्वेश्चन नहीं आ सकते। अगर स्टैटिक्स पे क्वेश्चन आए तो इस चैप्टर में 300 के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। मुंबई का स्टैटिक्स किए है, इंडिया का स्टैटिक्स किए है, इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक्स किए है, उसमें स्टैटिक्स किए, क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। बस एक बार पढ़ लो, जस्ट सामने से निकाल दो, बाकी इसमें कुछ करने का ही नहीं है। यार इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी, इतने में लिमिट लगा दी, ये सारी चीज़ें करने की थोड़ी होती है। ट्रेडिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म में ई संचित प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने बता दिया। तो अपन ने ये चैप्टर भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, सब्सक्राइब। ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे,
जो लोग नए हैं वो नीचे लिंक दे रखा है या नंबर दे रखा है मेरे को मैसेज करें, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।